चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी जो है वो दो प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से करती है? दो प्रकार से। तो पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? दो प्रकार से गति करती है। दो प्रकार से गति करती है। एक गति को हम कहते हैं परिभ्रमण, या इसको हम कह सकते हैं दैनिक गति, या इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी गति। बोलो, समझ में आ रही है? ठीक है, एक गति को हम कह सकते हैं परिभ्रमण, या फिर इसको कह सकते हैं दैनिक गति, या इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी गति। ठीक है, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी ध्यान रखना। और दूसरी होती है तुम्हारी परिक्रमण, या इसको हम बोलते हैं वार्षिक गति। समझ में आ रही है बात? परिक्रमण, या इसको हम बोलते हैं वार्षिक गति। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभ्रमण, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिक्रमण। ठीक है, क्या स्थिति होती है इनमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभ्रमण। तो परिभ्रमण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। देखो ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी कितने अक्ष झुकी हुई है? 23.5। इसका मतलब क्या है? 23.5 कैसे झुकी हुई है? या ध्यान से देखो, पृथ्वी पर 3 रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 0 डिग्री देशांश अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, और यहां पे तुम देखो, यदि मैं इसका एक कक्षीय तल लूं, ठीक है, और यहां पर एक लंब डाल दूं, यहां पे क्या डाल दूं? एक लंब। तो यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे जो कोण होगा वो कितना होगा? 23.5 डिग्री का। और कक्षीय तल से जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 66.5 डिग्री का। कितना बनेगा? 66.5 डिग्री का। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है वो अपने कक्षीय तल से कितनी झुकी हुई होती है? 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5। बोलो, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष पर घूमती है। जिस प्रकार लट्टू अपनी अक्ष पर घूमकर चक्कर लगाता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूम के क्या करती है? एक परिभ्रमण पूरा करती है, यानी कि एक घूर्णन पूरा करती है। ठीक है, और पृथ्वी की इसी गति को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही बात? लिख दूं, यानी कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है।
क्या समझ में आई बात? तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। मुझे बताओ जरा, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है? 24 घंटे में। कितने समय में करती है? 24 घंटे में। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन जो करती है वो 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है। इसलिए इसको हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दैनिक गति। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो पृथ्वी क्योंकि 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है, इसलिए इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है। और एक घूर्णन पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसकी पृथ्वी गति कहलाती है। ठीक है। बोलो, समझ में आ रही है बात? तीनों शब्द समझ में आ गए? ठीक है। तो परिभ्रमण क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, इसलिए उसको परिभ्रमण कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी गति क्यों कहते हैं? क्योंकि 24 घंटे का समय लगता है, इस समय को हम पृथ्वी गति समय कहते हैं ना। बोलो, समझ में आ रही बात? आगे देखो, इसका प्रभाव देखते हैं। परिभ्रमण का प्रभाव। जब तुम प्रचार बहुत करते हो। परिभ्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पर? तो परिभ्रमण के कारण क्या होते हैं? दिन व रात की घटना होती है। ठीक है। ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य। मान लो ये ए है और ये बी है, और हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? 24 घंटे में। इसका मतलब ए पे जो प्रकाश पड़ेगा तो इसका मतलब यहां पे क्या होगी? यहां पे होगी दिन, और इसके बैक क्या होगा? बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है। यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। समझ में आ रही है? अब दिन और रात जो होते हैं, अब देखो ध्यान से, जो व्रत दिन और रात को विभाजित करता है, जो व्रत क्या करता है? दिन और रात को विभाजित करता है। दिन व रात, जो व्रत दिन व रात को विभाजित करता है उसको हम प्रकाश व्रत क्या कहते हैं? उसको प्रकाश व्रत, या उसको बोलते हैं परदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है। तो दिन और रात को विभाजित करने वाला जो व्रत है, उस व्रत को हम परदीप्ति व्रत या फिर प्रकाश व्रत कहते हैं। समझ में आ गई? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात की घटना होती है। बोलो, समझ में आ रही बात? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरी देखो, दूसरी गति होती है इसकी परिक्रमण, या उसको बोलते हैं वार्षिक गति। क्या होती है भाई परिक्रमण? देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमना या फिर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। बोलो, समझ में आ रही है? यदि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी की इस गति को हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। और यह एक चक्कर पूर्ण करने में
पृथ्वी को जो समय लगता है वो कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे, यानी कि लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष, इसका मतलब है कि पृथ्वी पूरा 1 वर्ष का समय लेती है सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में। कितना समय लेते? 365 दिन और 6 घंटे। और यही कारण है कि पृथ्वी की इस गति को हम वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी 1 वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करती है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूर्ण करती है, इसलिए हम इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं भाई? 6 घंटे जो है तुमने 2 तरीके से पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा सामान्य वर्ष और एक पढ़ा होगा तुमने लीप वर्ष। ठीक है, ये 6 घंटे क्या कहाँ जोड़े जाते हैं? तो सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। और उसमें फरवरी जो होती है, फरवरी जो होती है वो 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और लीप वर्ष में तुमने देख पढ़ा होगा कि लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं। यहाँ पे 366 क्या होते हैं? तो 3 वर्ष जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। 3 वर्ष क्या होते हैं? सामान्य वर्ष होते हैं। और जो चौथा वर्ष आता है वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। यानी कि 6 घंटे, 6 का मतलब है 3, 6 चौक 24, यानी कि 24 घंटे का मतलब है 1 दिन। 1 दिन जो है वो चौथे साल जोड़ दिया जाता है ना? इसका मतलब जो लीप वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। और इसमें फरवरी जो होगी वो क्या होगी? 29 दिन की होगी। ठीक है, तो सामान्य वर्ष 3 होते हैं, तीनों कितने? 365 दिन के। और उसमें फरवरी जो होती है वो 28 की होती है। और लीप वर्ष जो चौथे साल आता है वो 366 दिन का होता है। उसमें 6-6 घंटे जो हैं वो 1 दिन के रूप में परिवर्तित होकर उसमें जोड़ दिया जाता है 365 में, तो 366 हो जाते हैं। और फरवरी इसमें क्या हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है ना। अब देखते हैं इसके प्रभाव, परिक्रमण के प्रभाव, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव देख लेते हैं बस। परिक्रमण का प्रभाव सबसे पहला देख लेते हैं। अपसोर व उपसोर की स्थिति होना। स्थिति होना क्या है? अपसोर और उपसोर। तो देखो, हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है? चक्कर लगाती है। एक कक्षा है, और कैसी है कक्षा? दीर्घ वृत्ताकार। और इसका आकार कैसा होता है? इस कक्षा का आकार होता है अंडाकार। ठीक है, मान लो 1 साल में इधर भी आएगी पृथ्वी और इधर भी आएगी, है ना? समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि पृथ्वी की जो दूरी है वो सूर्य से क्या है? कम है। और इधर देख रहे होंगे तुम पृथ्वी की जो दूरी है वो सूर्य से क्या है? ज्यादा है। तो 2 स्थिति बनती हैं। एक वो स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और एक वो स्थिति बनती है जो सूर्य से पृथ्वी सबसे दूरी पर होती है। तो सामान्य जो औसतन सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है? सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, औसतन जो दूरी है वो सूर्य से कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और कहीं 16 होता है, कहीं 18 होता है और कहीं 20 सेकंड होता है ना। यही कारण है ना। तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं 18 होता है, कहीं 20 होता है। ठीक है, या फिर होता है 500 सेकंड। ठीक है, इतना समय सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी क्या होगी? कम होगी।
तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं इस स्थिति को? उपसौर। ठीक है। और यहां पे तुम देख रहे होंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होगी, क्या होगी? सर्वाधिक दूरी। तो इस घटना को हम कहते हैं अपसौर। समझ में आ रही बात? तो सूर्य जब पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होगा या पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होगी तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और उपसौर की जो घटना है ये 3 जनवरी को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है ना। और सूर्य से पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई को। और 4 जुलाई की घटना को हम अपसौर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। ठीक है। तो 3 जनवरी को कौन सी स्थिति होती है? उपसौर की, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है ना। और 4 जुलाई को कौन सी घटना होती है? अपसौर की, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो 3 जनवरी की घटना को हम कहते हैं उपसौर और 4 जुलाई की घटना को हम कहते हैं अपसौर। 3 जनवरी में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या है? दूसरा प्रभाव देखते हैं, ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं को जानते हो सब? ऋतुओं को सब जानते हो? कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी सर्दी, है ना। तो ये सब क्या है? ऋतु परिवर्तन है। और ऋतु परिवर्तन का जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या परिवर्तन कर देता है? ऋतु परिवर्तन कर देता है ना। ठीक है। कौन कौन सा ऋतु परिवर्तन करता है? देखो, इस ऋतु परिवर्तन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य का उत्तरायण, या हम कहते हैं कर्क संक्रांति, या हम इसको कह सकते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ध्यान से समझो। ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन में हम पढ़ेंगे सूर्य का उत्तरायण, या फिर इसको बोल सकते हैं कर्क संक्रांति, या इसको बोल सकते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्या होता है? ध्यान से देखो। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी कौन सी रेखा है? लड़कियों बताना जरा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? जरा जल्दी बता दो। विषुवत रेखा, या क्या बोल सकते हैं इसको? भूमध्य रेखा। और हमें पता भूमध्य रेखा से यदि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चलें तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, यदि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं, यदि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति या फिर क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं। क्योंकि सूर्य किधर पहुंच जाता है? सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए इसको, और कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, इसलिए इसको सूर्य का उत्तरायण होना या फिर कर्क संक्रांति कहते हैं। यानी कि इस स्थिति में सूर्य का जो तप है वो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर पड़ता है। यही कारण है। इसके ऊपर एक रेखा और देखो ध्यान से, इसके ऊपर रेखा एक और होती है 66.5 डिग्री, और उस रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि सूर्य का तप जो है वो कर्क रेखा पर पड़ रहा है,
ज्यादा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तप है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी ऋतु होनी चाहिए, बताओ मुझे। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तप ज्यादा है, अगर सूर्य का तप ज्यादा है तो गर्मी पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे कौन सी ऋतु हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो आई बात। तो यहाँ पे सूर्य की जो रेखा है वो सीधी कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पर, क्योंकि सूर्य की सीधी रेखा कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही है, इसलिए इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ताप ज्यादा होगा, तो यानी कि गर्मी पड़ेगी, और इसलिए यहाँ पे कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। ध्यान से देखो। अब यदि हम दक्षिण गोलार्ध में चलें तो तुम देख रहे हो भाई दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 23.5 होगी तुम्हारी मकर रेखा, ठीक है, और ये होगी तुम्हारी अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो जो अंटार्कटिक और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में पहले देख लो कौन सी ऋतु होगी। जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। ठीक है, और आर्कटिक रेखा से जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो आर्कटिक रेखा से उत्तरी भाग है, इस पर क्या होगा, दिन होगा, और जो अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी भाग है इस पर क्या होगी, रात होगी। बोलो यहां तक समझ में आई बात। ठीक है, तो ये घटना कब होती है, 21 जून को। ठीक है, तो 21 जून को कौन सी घटना होती है, सूर्य का उत्तरायण होता है, कर्क संक्रांति होती है और ग्रीष्म संक्रांति होती है। ठीक है, तो ये घटना कब घटती है, 21 जून को। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप ज्यादा होता है। इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। समझ में आ रही बात। ठीक है, और आर्कटिक रेखा के उत्तर पूरे भाग में क्या होता है, दिन होता है। ध्यान से समझो, जब सूर्य की रेखाएं सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है तो कौन सी स्थिति होती है, सूर्य का उत्तरायण होता है, कर्क संक्रांति होती है और ग्रीष्म संक्रांति होती है। यानी सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर जब पड़ेंगी तो कौन सी संक्रांति होगी, कर्क संक्रांति होगी। और ये घटना कब होगी, 21 जून को। और सूर्य का तप ज्यादा कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। और क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी, और जो आर्कटिक रेखा है उसका जो उत्तरी भाग है पूरे में क्या रहेगा, दिन रहेगा। ठीक है, ये स्थिति समझ में आ गई। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणी गोलार्ध में देखो, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, शीत ऋतु। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। और जो अंटार्कटिक रेखा है या व्रत है
रेखा के पूरे पूरे दक्षिण भाग में क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? रात। बोलो यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाएगी? शीत ऋतु। ठीक है। इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण, या फिर कर्क संक्रांति, या फिर ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं। ध्यान से देखो भाई, सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य का दक्षिणायन होना, या हम कह सकते हैं मकर संक्रांति, या हम क्या कह सकते हैं? शीत संक्रांति। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसमें क्या होगा? इसमें जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? सीधी मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और क्या होगा भाई? जो अंटार्कटिक रेखा है उसके पूरे दक्षिण भाग में क्या होगा? दिन होगा। ठीक है। और यह घटना कब होगी? 22 दिसंबर को। यह घटना कब होगी? 22। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर। ठीक है। और मकर रेखा पर क्या हो जाता है? सूर्य का तप ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जिस कारण क्या हो जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और अंटार्कटिक रेखा का जो पूरा दक्षिण वाला भाग है उसमें क्या निकलता है? दिन निकलता है ना, यानी कि दिन हो जाता है। और यह घटना कब होती है? 22 दिसंबर को। इसके ठीक विपरीत यदि हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, इसके ठीक विपरीत यदि हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाएगी? इधर ग्रीष्म ऋतु है तो उधर क्या हो जाएगी? शीत ऋतु। क्या हो जाएगी शुरू? शीत ऋतु। और क्या हो जाएगी? जो आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा का उत्तरी भाग, उत्तरी पूरा भाग, पूरे भाग में क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? रात होगी। समझ में आ रही बात? उत्तरी भाग में क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एक घटना और घटित होती है जिसको हम बोलते हैं विषुव। तो पहले इसको हम दोबारा रिपीट मार लेते हैं ताकि तुम्हारे और ढंग से समझ में आ जाए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। ठीक है। यदि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, और कब पड़ेंगी? 21 जून को। कब पड़ेंगी? 21 जून को। तो क्या होगा? सूर्य का ज्यादा तप जो कहां प्राप्त होगा? कर्क रेखा पर। और इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी होती है? आर्कटिक रेखा, और मकर रेखा के ठीक नीचे जो 66.5 पर है वो कौन सी रेखा होती है? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। ध्यान से देखो।
ठीक है। तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो क्या होगा, कर्क संक्रांति होगी। और पूरे गोलार्ध पर कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। और आर्कटिक रेखा से जो उत्तरी भाग है इस पर पूरे पर क्या होगा, दिन होगा। ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखो, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जो अंटार्कटिक रेखा है उसके दक्षिण भाग में क्या होगा, जो पूरा दक्षिण भाग है उसमें क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। ठीक है। और ये घटना कब घटित होगी, 21 जून को। और 21 जून की इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण या फिर कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। ठीक है। और 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा के ठीक दक्षिण में दिन होगा और आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तर में रात होगी। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, मकर संक्रांति या क्या कहेंगे, सूर्य का दक्षिणायन, या फिर क्या कहेंगे, शीत संक्रांति। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था हमारा ऋतु परिवर्तन, है ना। तो हमने पृथ्वी की दोनों गतियां पढ़ ली। एक टॉपिक इसमें बचा है विश्व